हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? आप आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और हमें अजमेर से आए हुए काफी टाइम हो गया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे मेरी दोबारा से यादें ताजा होती गईं। तो जैसा कि थंबनेल देख के आपने पहचान ही लिया होगा, मैं आज अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ अजमेर शरीफ दरगाह का। जहाँ हम लोगों को बहुत टाइम से तमन्ना थी जाने की, लेकिन हम जा नहीं पा रहे थे। कुछ रीजंस थे, कभी कुछ बहाना बन जा रहा था तो कभी कुछ, लेकिन फाइनली हम होकर आ गए। और उस दौरान मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मतलब कुछ बहुत अच्छी चीजें भी हुई और थोड़ी बहुत चीजें जिनमें बहुत ज्यादा खराब हुई, जो मतलब मेरे दिल पर लगी हैं। जाके मैं इतना रोई, लेकिन लास्ट में वो सब कुछ ठीक हो गया, सिर्फ और सिर्फ ख्वाजा गरीब नवाज के करम से। हम उनकी दरगाह पर गए थे, वो हमें मायूस लौटने ही नहीं देते। या हमारे साथ कुछ ऐसा गलत होता तो मुझे पूरा भरोसा था, मुझे सब कुछ अच्छे से लग रहा था कि मेरे साथ गलत नहीं होगा। पूरी जर्नी सेफुली हो गई थी। वापस आते समय कुछ ऐसा हुआ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बताती हूँ आपको शुरू से अजमेर की जर्नी। हमारा बहुत टाइम से इरादा था, हम अजमेर शरीफ जाएंगे जाएंगे जाएंगे। मेरी एक बार फ्रेंड गई थी, उसने भी हमारे टिकट्स बुक करने के लिए बोला, लेकिन किसी ना किसी वजह से हम नहीं जा पाए। हमारी पूरी तैयारी हो गई थी, हम नहीं जा पाए। कहते हैं ना, जिसे ख्वाजा बुलाते हैं बस वही उनके दर पे जाते हैं। बुलावे के बिना आप कितनी भी तैयारी कर लो, आप नहीं जा सकते। और एक बार तो हमारी पूरी पैकिंग हो गई थी। मैंने इतना बड़ा वाला सूटकेस पैक किया था जिसमें मैंने अपने 6 से 7 दिन के कपड़े रखे थे। एक छोटा और सूटकेस रेडी किया था जिसमें मेरे हस्बैंड ने सारे कपड़े रखे थे। और हम घर से कह के निकले थे कि हम अजमेर शरीफ जा रहे हैं। लेकिन आप यकीन मानोगे, हम अजमेर शरीफ नहीं पहुंच पाए, हम कहीं और ही चले गए। मतलब लिटरली आप इमेजिन करोगे, आप घर पे कुछ और बता के गए हो और आप जा कहीं और रहे हो। तो हम जब रास्ते में जा रहे थे तो हमारे पास कुछ कॉल्स आए कि आप अभी वहां मत जाइए, वहां कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है राजनीति को लेके, और वो सब लड़ाइयाँ फैली हुई हैं और वहां जाना भी सेफ नहीं है। तो हमने अपनी गाड़ी को टर्न बैक लिया और हम पहुंचे थे देवा शरीफ, लखनऊ। तो हमारा बुलावा आप देखिए कहाँ था और हम कैसे कहाँ पहुंचे। तो ये सब किस्मत, वक्त पे डिपेंड करता है आप कहाँ जाने का सोचते हो और कहाँ पहुंचते हो। तो मेरे साथ ये जो चीज हुई अनएक्सपेक्टेड थी, बिल्कुल भी मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। तो चलिए खैर, हम पहुंच गए। अब जब थर्ड टाइम हम बैठे बैठे पहुंच गए, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी उस दिन रात में, और मैं बहुत रो भी रही थी। मुझे जब तबीयत खराब होती है तो मुझे थोड़े से ना अटैक्स से आने लग जाते हैं। मतलब मेरा मेंटल लेवल थोड़ा सा खराब होने लग जाता है। तो जैसे तैसे मेरी मम्मी ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे कंट्रोल किया। और वक्त की बात देखिए, अगले ही दिन बुलावा आता है अजमेर शरीफ का। हमारे टिकट भी नहीं थे, कुछ नहीं था हमारे पास जो हम जा सके। हमने बस अपना बैग पैक किया, स्टेशन तक गए और जाके टिकट ट्रेन में बैठ गए। बस वक्त की बात अच्छी ये थी कि मेरे हस्बैंड के दो, मतलब मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे और उनकी वाइफ थी, उनके 2 टिकट हुए थे। मतलब 3 सीट उन्होंने बुक की थी, एक उनके साथ थर्ड पर्सन कोई और था। हम जाके बिना टिकट के ट्रेन में बैठ गए। अब रात को टीटी आता है तो हमको बोलता है टिकट्स। हमने बोला टिकट्स नहीं है। तो आप लोग ट्रेन में क्या कर रहे हैं? हमने बोला हमारा जाना बहुत जरूरी था, हमें इमरजेंसी थी। हमने जैसे तैसे कुछ ना कुछ बहाना लगा दिया और फिर हमने उनसे वहीं पे टिकट बनवाए, और वो टिकट्स हमें डबल रेट में पड़े। अगर आप समझ लो 2,000 रुपए की चीज थी तो वो हमें 4,000 में पड़ी। लेकिन खैर कोई नहीं, जाना तो था ही हमें, हमने ठान लिया था और हमारा बुलावा भी था। तो हम पहुंच गए अजमेर, और जैसे ही हम पहुंचे हमें तुरंत, हम पहले होटल में ही पहुंचे थे, हमें बेहतरीन सा होटल भी मिल गया। हम फ्रेशन अप हुए, कुछ खाया पिया, हम रेडी शेडी होके दरगाह पर निकल गए। और जैसे ही मैंने दरगाह पर पहला कदम रखा, मेरे दिल को खुद ब खुद इतना सुकून मिला गाइस, मैं बता नहीं सकती आपको। मतलब एक कहते हैं ना कि कुछ अलग ही मिल गया, वो वाली फीलिंग थी मेरे लिए। और मेरा वहां से आने का बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर हम सब वहां मगरिब की अजान के बाद, ईशा की अजान के बाद, ईशा के टाइम मतलब 8 बजे के टाइम हम वापस आए वहां से। फिर हम अगले दिन फिर दरगाह गए, फिर तीसरे दिन फिर दरगाह गए और हमने इतनी दुआएं की, उनसे बहुत कुछ इल्तिजा भी की, है ना। तो सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। हम घूमे, ताड़ागढ़ गए, फिर हमने अजमेर की जो भी फेमस जगहें हैं वो सारा कुछ घूमा। फिर हमने सोचा क्यों ना यहाँ से जयपुर चलें, जयपुर सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर है। तो हम जब जयपुर जा रहे थे
तो रास्ते में हम गए, बारिश हो रही थी बहुत तेज, हम गए थे बस से, हमने एसी वाली बस बुक कर ली थी। रास्ते भर बारिश का मजा, ठंडा ठंडा मौसम। हम पहुंच गए और हम जयपुर में रहे 2 दिन पूरे। तो उस वक्त बहुत लड़ाइयाँ चल रही थी इंडिया और पाकिस्तान को लेके। कभी उधर से बमबारी हो रही थी, कभी इधर से बमबारी हो रही थी, तो बहुत ज्यादा दंगे फसाद फैले हुए थे। तो वहां ब्लैकआउट हो जा रहा था हर रात, बार बार। एक बार तो हम मार्केट में थे, पूरा ब्लैकआउट, और रात का समय, हम जैसे तैसे ढूंढते ढूंढते अपने होटल पहुंचे थे। तो मेरे पति को ये भी हो रहा था कि भाई हमारे साथ लेडीज हैं, थोड़ा डर का माहौल है, थोड़ा खौफ का माहौल है, हमें अब चलना चाहिए, वापस चलना चाहिए घर की तरफ। ऑलरेडी हमें 5 दिन हो चुके थे। फिर हमने सोचा चलिए ठीक है चलते हैं। हम रात में गए बस में, क्योंकि ट्रेन का टिकट बिल्कुल कोई था ही नहीं, और हमें रात में बिल्कुल नहीं रुकना था, क्योंकि बहुत खराब माहौल हो चुका था। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन था बस। और बस से मुझे इतना डर लगता है, इतना डर लगता है, मतलब बहुत लंबे सफर के लिए, छोटे मोटे सफर मैं कर लेती हूँ बस से। फिर हमने स्लीपर बुक बस करी। मैं स्लीपर बुक बस में कभी भी नहीं बैठी थी मैं, क्योंकि मैं इतनी दूर अकेले कभी गई नहीं, गई भी थी तो टेम्पो या फिर मतलब जो पूरा बंद वाली गाड़ी होती है उससे गई थी, स्पेशली बस से नहीं गई थी। तो जो बस थी वो स्लीपर बस थी। और उस बस में हमें जो स्टार्टिंग से सीट मिली थी वो 4 नंबर की थी, 1 2 3 देन 4। तो हम पहले तो बहुत देर बैठे रहे। हाँ, बस चलने का वेट किया, और जब बस चलने वाली थी तब हम सारा सामान उसमें ले जाके रख दिए अपना। तो जो चौथा डब्बा था वहां तक सामान ले जाने में, क्योंकि हमारे पास सामान बहुत हो गया था, हमने शॉपिंग बहुत की थी, तो वो जो चौथा वाला डब्बा था उस तक सामान ले जाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो इस बीच क्या हुआ, मेरी और मेरे हस्बैंड की लड़ाई भी हो गई, और बहुत भयंकर लड़ाई हो गई, मतलब सफर में। अब लड़ाई में तो मैं रिकॉर्ड कर नहीं सकती थी, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो मैं कैमरा ऑन करके नहीं बैठती, या हमारे साथ कुछ हादसे होते हैं तो हम कैमरा ऑन रिकॉर्ड करके नहीं बैठ सकते। लेकिन मैं अपने मतलब पूरे दिल से बोल रही हूँ, जो एक एक बात मैं बता रही हूँ, वो कोई मड़गंड कहानी नहीं है, मनगढ़ंत कहानी नहीं है, वो सच्चाई है जो मैंने फेस करी है। तो मैं बस फटाफट अपना सामान पटक रही थी उस स्लीपर के अंदर, सीढ़ियाँ होती हैं ऐसे बस में, सीढ़ियों पे चढ़ के मैं सामान रख रही थी। तो मेरा फ़ोन जो था मेरे हाथ में था। अब क्या हुआ, मैंने अपना फ़ोन रखा, सारा सामान रख दिया और मैं अंदर लेट गई। तो मेरी थोड़ी देर पहले बहस हुई थी मेरे हस्बैंड से इस चीज़ को लेके कि अगर आपने डब्बा लेना ही था स्लीपर वाला तो आप फर्स्ट या सेकंड ले लेते, आप इतना 4 5 क्यों लेने की ज़रूरत थी? हम सारा सामान बार-बार अंदर ले जा रहे हैं, बार-बार वॉशरूम के लिए उतरना है, कुछ है, बार-बार इतना लंबा उतरेंगे। तो उस समय तो उन्होंने बोल दिया नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कंडक्टर से बात की, उसने मना कर दिया। मैं उसमें बैठ गई। ये अपना बाहर टहल रहे थे जब तक बस नहीं चल रही थी। फिर इनके दिमाग में कुछ आया होगा कि ये लड़ रही है, गुस्सा है, चलो मैं जैसे तैसे करके 100 200 एक्स्ट्रा देके आगे वाला डब्बा ले लेता हूँ। अब इन्होंने आगे वाला डब्बा ले लिया। अब क्या हुआ कि मैंने 5 6 बैग हो गए थे हमारे पास, एक मेरा पर्स भी था। तो फ़ोन जो था मेरा, वो मेरे हाथ में मतलब वैसे छूटा हुआ था, तो मैंने सब सामान के साथ ही रख दिया था। तो मैंने क्या किया, वो सारा सामान लेकर के आगे वाले डब्बे में पहुँचा दिया। अब ये सब सेटल हो गया, मुझे भी लग गया हाँ, मैं सामान है, और मैं उस डब्बे में जाके लेट गई। अब मुझे थोड़ी देर में याद आता है कि मैं कॉल कर लेती हूँ मम्मी को बता देती हूँ कि हम बस में हैं और आ रहे हैं वापस। अब मैं फ़ोन देखती हूँ अपना, जैसे ही मुझे फ़ोन नहीं दिखता है, मतलब मेरा दिमाग खराब हो जाता है। आप सोचते हो, फ़ोन आजकल हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई है, क्योंकि हमारे कॉन्टैक्ट्स, हमारे ईमेल्स, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटोज़, मेमोरीज़ सब कुछ उसी के अंदर होता है। विदाउट फ़ोन तो हम ब्लैंक महसूस करते हैं अगर कहीं जाते हैं, स्पेशली तब। तो मेरे होश उड़ गए जब मैंने देखा मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं है। मैंने सोचा कोई बात नहीं, बैग में रखा होगा। जब मैंने बैग देखा, बैग में नहीं, दूसरा बैग देखा, उसमें नहीं, तीसरा बैग देखा, उसमें नहीं। अब मैं सूटकेस में तो रखूँगी नहीं। मैंने सारा अपना वो जो चैम्बर था मेरा, मैंने सारा देखा। अब मेरा दिमाग खराब। मैंने चप्पल नहीं पहनी, कुछ नहीं पहना, मैं जस्ट बाहर उतरी, बस के बाहर गई नंगे पैर पैदल। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मेरा फ़ोन नहीं है। अब उनके भी होश खराब। अब जो मेरी आँखों से आँसू टप टप टप, मेरा दिमाग खराब, मैं ऐसे सर पकड़ के बस बैठी रही। मैंने पूरी बस में हल्ला काट दिया, और बस के सारे पैसेंजर बस मुझे ही देख रहे थे कि इसको क्या हो गया। मैं लिटरली रो रही थी, आई वाज़ क्राइंग इन द बस वेरी बैडली। और बस मेरे दिल में बस एक ही इल्तिजा थी, ख्वाजा गरीब नवाज़, हम आपकी दरगाह पे आए हैं, हमारे साथ कुछ गलत मत होने देना, मत होने देना, मत होने देना। बस मेरी ज़ुबान पर नाम था तो ख्वाजा जी का। मैं बस दुआएँ माँग रही थी, दुआएँ माँग रही थी, दुआएँ माँग रही थी। और बस आँखें बंद करके दुआ, 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 दुआ। और जैसे ही 15 मिनट बीते,
मेरे हस्बैंड मेरा फ़ोन लेके सामने खड़े थे और मतलब मेरी आँख से फिर भी आँसू नहीं रुके थे। मेरा फ़ोन मिला, जैसे मैंने जल्दी से फ़ोन लिया, सबसे पहले मैंने ख्वाजा जी का शुक्र अदा किया। मतलब मैंने बोला कि आपने मेरे साथ गलत नहीं होने दिया, हम आपकी दरगाह पर आए थे और अजमेर शरीफ इतनी पाक जगह से जा रहे थे, तो हमारे साथ कैसे कुछ गलत हो सकता है। फिर उसके बाद मेरी लड़ाई बहुत ज़्यादा हो गई मेरे हस्बैंड से, क्योंकि वो बहुत जल्दी कर रहे थे, जल्दी चलना है, जल्दी चलना है। तो मैंने उन पे इल्ज़ाम लगाया कि तुम्हारी वज़ह से ये सब कुछ हुआ है। तो हमारी इतनी गंदी लड़ाई हो गई कि पूरे बस वाले हमें ही समझा रहे थे, "भाभी जी मान जाओ, भैया मान जाओ, भाभी जी मान जाओ, भैया मान जाओ।" लेकिन हम कहाँ मानने वाले। जैसे-तैसे मैं गुस्सा होके अपने केबिन में गई, बस रो रही, रो रही, रो रही, बोल भी नहीं रही। सारी रात मेरी ऐसे ही रोते-रोते कट गई। सुबह हुई तो हम दिल्ली पहुँचे। हम जैसे ही बस से उतरने वाले थे, तो बस का कंडक्टर बोलता है पैसे ला। हाँ, इस बीच ये बताना चाहूँगी कि फ़ोन गया कहाँ था। तो जो हमारे बस का कंडक्टर था, क्योंकि और कोई तो आया नहीं था मेरे केबिन में, है ना? तो वो ब्लैंकेट लेने आया था, तो उसने ही मेरा फ़ोन उठाया था मेरे केबिन से। जो मेरा लेटने का पहले वाला चैम्बर था, जो हम चेंज करके आए थे, उसमें रह गया था फ़ोन। अब कंडक्टर आया, वो उठा के ले गया, मैं उसमें चेक करके आई पहले वाले केबिन में, उसमें मिला नहीं। फिर जब मेरे हस्बैंड नीचे गए, उन्होंने सब तरफ देखा, भाला, तो रात में किसी वक़्त वो मतलब 15-20 मिनट के बाद जब वो बाहर खड़ा था कंडक्टर बस का, तो वो स्विच ऑफ करने की कोशिश कर रहा था फ़ोन को। मेरे हस्बैंड बस रिंग कर रहे, कॉल कर रहे हैं, तो वो उससे साइलेंट नहीं हो पाया फ़ोन और इतनी देर में मेरे हस्बैंड की नज़र पड़ी कि आवाज़ वहाँ से आ रही है। जैसे ही मेरे हस्बैंड ने देखा, वहाँ गए और फ़ोन छीना। उसने वापस छीना मेरे हस्बैंड से। मतलब आप सोच सकते हो किसी अनजान शहर में किसी से फ़ोन छीना, फिर वो वापस छीन रहा है, ये किस हद तक खतरनाक हो सकता है, वो बंदा कुछ भी कर सकता था। तो वो कह रहा था भाई मैंने फ़ोन उठाया नहीं है, ये तो मुझे पड़ा हुआ मिला, सड़क पे पड़ा हुआ मिला, मैं नहीं दूँगा, मैं क्यों दूँ तुम्हें, मैं तो फेंक दे रहा हूँ इसको सड़क पे, ये तो टुकड़े-टुकड़े हो जाएगा। मतलब कैसे घटिया नीच लोग होते हैं, ये मुझे उस दिन समझ में आया। बाहर निकलने के बाद लोग कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं और कुछ लोग इतने घटिया, लेकिन हम ट्रस्ट इश्यूज़ की वज़ह से फिर अच्छे लोगों पर भी भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो गई होती हैं, वो बहुत खराब हो गई होती हैं। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला फ़ोन दे दो, हम तुम्हें पैसे दे देंगे। उसने फ़ोन दे दिया, उसने बोला पैसे दे। मैंने बोला दे देंगे, बस में तो जा ही रहे हो ना तुम। अब ये देखो हमने चुपचाप फ़ोन ले लिया, हल्ला नहीं काटा, उस पे इल्ज़ाम नहीं लगाया कि तूने फ़ोन चुराया। पूरी बस में हम हल्ला काट सकते थे, लेकिन हमें ट्रैवल करना था उस बस में, वो रात में हमारे साथ कुछ गलत कर देता फिर जैसे ही सुबह हुई वो हमारी विंडो पीट रहा है, जानवरों जैसे पीट रहा है। हम उठ के जैसे ही बस से उतरे वो हमारा बैग छीन रहा, पैसे दो, तुझे मैंने फ़ोन दिया है मेरे पैसे दे। तुझे मैंने फ़ोन दिया है मेरे पैसे दे, वरना ये फ़ोन मैं फेंक सकता था, कुछ भी कर सकता था, तुझे नहीं मिलता। मुझे पैसे दे, मैंने फ़ोन दिया है तेरा, मुझे पैसे दे। फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने बोला अब तो मैं उतर गई हूँ बस से। मैंने बोला तूने हमारा फ़ोन चुराया, ऊपर से तुमसे सीना चोरी कर रहा है, हैं? इतना घटिया इंसान था वो। मैंने बोला केस कर दूँगी तेरे पे, पुलिस कंप्लेन। कह रहा है जा, जा जो कर मिले कर दे। तो मतलब जैसे-तैसे उससे हमारा पीछा छूटा और मेरा मूड इतना ज़्यादा स्पॉइल हो चुका था, बहुत ज़्यादा। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला ऐसा करते हैं दिल्ली रुकते हैं आज, तेरे को थोड़ा घुमाता हूँ, मूड ठीक करता हूँ, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। जब कुछ बुरा हम जब किसी के साथ बुरा नहीं करते, बुरा नहीं सोचते, तो हमारे साथ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह बुरा। तो मैं भी इसी बात पे ट्रस्ट करती हूँ और ये बात मेरे दिल पे लग गई है कि अगर हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, किसी का बुरा नहीं चाहते, तो इंशाअल्लाह हमारे साथ भी कुछ गलत नहीं होगा। तो मैं अभी भी ख्वाजा साहब का लाख-लाख शुक्र अदा करती हूँ, जो उन्होंने मेरे साथ इतना गलत होते-होते बचा लिया। मेरा 70-75 हज़ार का फ़ोन और सबसे मतलब मेन चीज़ मेरे हस्बैंड ने लिया, कैसे-कैसे हमने मतलब मेरे पास आईफ़ोन नहीं था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं लूँगी, लेकिन उन्होंने मेरे शौक पूरा करने के लिए मुझे दिया और अगर वो मेरे हाथ से चला जाता तो मैं अपने आप को सारी ज़िंदगी कोसती रहती कि मतलब मैं एक फ़ोन नहीं सँभाल पाई। तो बहुत-बहुत शुक्र है ख्वाजा गरीब नवाज़ का, जो उन्होंने सब कुछ अच्छा किया वापस से और आज भी मैं बहुत याद करती हूँ ख्वाजा जी को। तो जो उनके करम हैं वो सारी ज़िंदगी याद रहने वाले, जो उनके करिश्मे हैं उसकी वज़ह से अजमेर शरीफ जाना जाता है। तो बस दैट्स ऑल, अब इससे ज़्यादा इमोशनल बातें मैं नहीं बता पाऊँगी। तो ये थी मेरी अजमेर जर्नी और इस बीच एक बहुत बड़ा खुलासा मैं और करूँगी। हिम्मत करूँगी उस खुलासे को बताने की, क्या था
क्या था, एक बहुत बड़ी खुशी थी, आप समझ लीजिए एक बहुत बड़ा तोहफा था जो ख्वाजा गरीब नवाज ने मुझे दिया था। तो उसके बारे में भी मैं कोशिश करूंगी बात करने की। सो आई होप आपका को सुन के, मतलब मेरी स्टोरी सुन के आपको अच्छा लगा होगा, कुछ समझ आया होगा। आप कभी भी अजमेर शरीफ जाते हैं तो, या कहीं भी जाते हैं, तो अपनी चीजों की हिफाजत बहुत जरूरी है। स्पेशली आपका फोन, आपका वॉलेट, आपके पैसे, आप हमेशा उनको रखो। और जब मेरा फोन चोरी हुआ था ना, उसके बाद जब वो मिला वापस, तो मैं हर 2 मिनट में अपना फोन चेक करती हूँ। अब कहीं भी जाती हूँ, हर 2 मिनट में फोन चेक करती हूँ, तुरंत बैग में डालती हूँ। बस जब फोटो खींचना हुआ निकाला, और अगर मैं नहीं संभाल पाती, अपने हस्बैंड को दे देती हूँ कि लो आप रखो, वरना मैं बार बार बैग में, क्योंकि कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो वो सब मेरे साथ हो गया। सो चलिए, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।